थैंक यू। हम यहाँ यस तक सर। जी, हम यहाँ तक पहुँचे थे पिछली बार कि मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस है। ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये फेजेज कर चुके थे। अब हाँ, ये नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स, जो रेस्पिरेशन के अलावा जो एयर मूवमेंट्स बॉडी में होती हैं वो ये हैं। कैन बी कॉज्ड बाय रिफ्लेक्सेस और वॉलंटरी एक्शंस, कफ, स्नीज, लाफिंग, क्राइंग, यॉन, हिकअप। ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अलावा एयर की जो मूवमेंट्स बॉडी में होती हैं वो उनके ये एग्जांपल्स हैं। ये है मेन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। इसका एक बड़ा डायग्राम ये देखते हैं, ये थोड़ा साफ है। ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले नाम देख लीजिए फिर बताता हूँ मैं आपको। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये येलो कलर का है टाइडल वॉल्यूम। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनको तो याद रह जाएंगे, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी दोनों में रिजर्व वॉल्यूम है। ये टाइडल वॉल्यूम और ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, अब इनके क्या क्या होते हैं ये बताते हैं आपको। नॉर्मल ब्रीदिंग मूव्स अबाउट 500 ml ऑफ एयर विद ईच ब्रीथ। जो हम एक बार सांस लेते हैं तो लगभग 500 ml एयर अपने अंदर जाती है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। फाइन। एक बार जो हम सांस लेते हैं नॉर्मल, बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के, नॉर्मल जो सांस लेते छोड़ते हैं उसमें लगभग 500 ml एयर बॉडी में जाती है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। बंदे का साइज, पतला है मोटा है, उसका वेट कितना है, हाइट वाइट ओवरऑल मिला के उसका साइज, मेल है या फीमेल है, एज कितनी है, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, हेल्दी है डिजीज्ड है, वो सब मिला के फिजिकल कंडीशन कैसी है, ये सब फैक्टर्स उस हमारे टाइडल वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं। तो यदि हम योगा करते हैं तो इस टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक तो योगा का इफेक्ट यहाँ पे आया, और इन बाकी सारी कंडीशंस की वजह से जो टाइडल वॉल्यूम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हम उस नेगेटिव इफेक्ट को भी रोक सकते हैं बाय योगा एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर एक्सेलेशन, मतलब हमने सांस लिया और फिर छोड़ दिया। जो हमने सांस लिया ये है टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल हमने सांस लिया, फिर हमने सांस को छोड़ दिया। ये सांस छोड़ने के बाद जो लंग्स में फिर भी एयर रह जाती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। फाइन। सांस लेना छोड़ना ये एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। जब सांस लिया और छोड़ दिया उसके बाद भी एयर जो लंग्स में रह गई उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा, मान लो हमने सांस लिया और सांस पूरा छोड़ दिया बाहर, लंग्स में एयर बची ही नहीं, तो लंग्स तो बिल्कुल चिपक जाएंगे। अगर लंग्स बिल्कुल चिपक गए तो उनको दोबारा से खोलने में बहुत प्रेशर लगेगा, या फिर ये कि हो सकता है कि वो मसल्स आपस में ज्वाइन होकर दोबारा खुले भी ना। जैसे मान लो आप गुब्बारा फुला रहे हैं, लंग्स समझ लीजिए कि गुब्बारा है, उसकी बिल्कुल प्रेशर से एयर बाहर निकाल देते हैं तो बिल्कुल चिपक जाता है वो, और उसको नॉर्मल छोड़ दें आप, उसकी हवा निकलने दें, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं चिपकता, थोड़ा सा फुला रहता है। वो जो फुला हुआ रहता है उसके बाद भी दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये लगभग 1200 ml होता है। अब इसके साथ कैलकुलेट मत करना कि 500 ml लिया था हमने और 1200 कैसे बच गया। ये 500 ml लिया फिर उसमें से कुछ छोड़ दिया, ये तो कॉन्टिन्यूसली हमेशा ही रहेगा लंग्स में। तो ये जो हम सांस लेते हैं टाइडल वॉल्यूम, फिर हम सांस छोड़ते हैं और जो लंग्स के अंदर बच गया ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। हमने नॉर्मल सांस ली और फिर और जोर लेके सांस को हम खींच रहे हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फाइन। अब इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
और टाइडल वॉल्यूम को अगर जोड़ दें तो ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हम कितनी एयर अंदर खींच सकते हैं। एक तो हमने नॉर्मल कंडीशन में खींची, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, फिर हमने पूरे जोर लगा के खींच ली, जितनी भी खींच सकते हैं वो है हमारी टोटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कितनी ज़्यादा एयर अंदर खींच सकते हैं, ये टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इन दोनों को ऐड करके बनती है। हम फिजिकल एक्टिविटीज या योगा से इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमारी मसल्स पे, उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ पे, हमारे डिफरेंट बॉडी के लेवल पे, वो सब चीज़ें योगा से हमारी, जैसे जो थोरेसिक कैविटी की जो मसल्स हैं वो स्ट्रोंग हो गई, तो हम और ज़्यादा जोर से एयर खींचेंगे, तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो सीधे सीधे हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, और वो मसल्स अगर स्ट्रोंग होती हैं तो हमारा ये दोनों चीज़ें भी इंक्रीज हो सकती हैं, और इनके इंक्रीज होने से इनको बोलते हैं, दोनों को ऐड करके, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इस कैपेसिटी को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इंस्पायरेटरी, ऊपर के ये दोनों इंस्पायरेटरी, नीचे के ये दोनों एक्सपायरेटरी। जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है उसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं, इसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और इसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नहीं बोलते, इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। अब ये सारा मिला के, यानी कि ये चारों, ये है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। ये जो इधर देखिए ये लिखा है टोटल लंग कैपेसिटी। तो हमने योगा करके या योगा के डिफरेंट जो अदर फिजिकल एक्टिविटीज में सब कुछ आ गया, चाहे आपके प्राणायाम प्राणायाम है, योगा है, एक्सरसाइजेज हैं, गेम्स हैं, कुछ भी है, उन सब से हम टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, या ये कहिए कि उन सब का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है टोटल लंग कैपेसिटी पे, ये इंक्रीज होती है। और जितनी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो ब्लड में ऑक्सीजन उतना ज़्यादा जाएगा। फाइन। ये रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या काम क्या है, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन एल्वियोलाई में, लंग्स में हमेशा ऑक्सीजन रहेगी, और वो जो ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, ये जो ब्लड सर्कुलेशन हमेशा चलता रहेगा, चाहे हम सांस छोड़ रहे हो, कितना भी जोर लगा के सांस छोड़ दें, उसके बावजूद भी यहाँ पे एयर रहेगी, और वो ही एयर रिस्पॉन्सिबल है इस गैसियस एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए और CO2 लेने के लिए। अगर मान लो हम पूरा जोर लगा के सांस छोड़ दें और लंग्स खाली हो जाएं, ब्लड तो स्टॉप नहीं होता, ब्लड तो हमेशा बहता रहेगा। अब ब्लड हमेशा फ्लो करता रहेगा, तो इसमें से कॉन्टिन्यूसली इनका एक्सचेंज होना जरूरी है, और वो कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज तभी हो पाएगा जब यहाँ पे एयर हमेशा रहेगी। हम पूरा जोर लगा के सांस छोड़ने के बाद भी जो एयर यहाँ पे रह जाती है, या नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद रह जाती है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इस रेजिडुअल वॉल्यूम का काम यही है कि ये कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज करवाता रहे। ये फ्लो हमेशा चलता रहेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल चाहिए, चाहे कितना भी जोर लगा के सांस छोड़ दें, और ये जो एक्सचेंज है ये चलता रहना चाहिए। तो जितना हम इस वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे योगा या डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज से, अगर हम इसको इंक्रीज कर पाते हैं, तो इसके इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा इनका ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज हो पाएगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ही कम है तो इसका गैसियस एक्सचेंज कम होगा। तो हमने योगा करके इस कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, ताकि ये एक्सचेंज ज़्यादा हो और ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और ज़्यादा यहाँ से CO2 बाहर निकले। अब इन तीनों को अगर जोड़ लेते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं, ये बनती है अपनी वाइटल कैपेसिटी।
ये होती है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, हाँ। रेजिडुअल वॉल्यूम है एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर एक्सपायरेशन, इट्स अबाउट 1200 ml, 1200 ml होती है छोड़ने के बाद भी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या था, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये बनती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। और योगा करके हमने वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। वाइटल कैपेसिटी इज द मेन पार्ट ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी। बिल्कुल ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे आप लोगों के अटेंडेंस के मार्क्स तो हैं नहीं, अगर क्लास एक्चुअल में अटेंड करना चाहते हैं फिर तो टाइम से ही ज्वाइन कर लिया करो, और नहीं तो फिर बाद में अपना छोड़ दिया करो। बीच बीच में ज्वाइन करके ना बड़ा डिस्टर्बेंस रहती है। नाउ फंक्शनल वॉल्यूम, ये एयर दैट एक्चुअली रीचेज द रेस्पिरेटरी जोन। जब वो ट्रैकिया के आगे दो ब्रांच बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, वो था अपना कंडक्टिंग जोन। और उसके बाद नीचे था जो आगे फर्दर ब्रांचेज बनती हैं एल्वियोलाई तक, वो है अपना रेस्पिरेटरी जोन। तो जो एयर एयर दैट एक्चुअली रीचेज द रेस्पिरेटरी जोन, उसको बोलते हैं फंक्शनल वॉल्यूम। फंक्शनल वॉल्यूम ये यूजुअली 350 ml, 500 ml हमने ली थी। एक बार सांस लेते हैं तो लगभग 500 ml ली। और फिर ये देखिए, ये एक डेड स्पेस वॉल्यूम जो 150 ml 150 ml रहेगी अपने कंडक्टिंग जोन में। एयर दैट रिमेन्स इन कंडक्टिंग जोन, तो 150 ml तो रह गई अपने कंडक्टिंग जोन में। कंडक्टिंग जोन से आगे गया रेस्पिरेटरी जोन, उस रेस्पिरेटरी जोन में गई 350 ml, ये है अपना फंक्शनल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज आर मेजर्ड विद स्पायरोमीटर, जो अपना एक लेबोरेटरीज में भी होता है, वो पुलिस ही घूमती है एक, और पूरा जोर मारते हैं सांस का, या डिफरेंट हम नॉर्मल एयर लेते हैं छोड़ते हैं फिर जोर से छोड़ते हैं, तो ऐसे ऐसे करके हम ये जो डिफरेंट कैपेसिटीज हैं इनको हम इस स्पायरोमीटर से नाप सकते हैं। ये अपनी डिफरेंट जो कैपेसिटीज हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 3100 ml, टाइडल वॉल्यूम 500 ml जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं। इस 500 ml में से 150 ml तो रह जाती है कंडक्टिंग जोन में, और 350 ml जाती है रेस्पिरेटरी जोन में, जो फंक्शनल वॉल्यूम बोलते हैं। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml, और ये तीनों को मिला के बनता है वाइटल कैपेसिटी, और इन पूरे टोटल को मिला के बनता है टोटल लंग कैपेसिटी। अगर आप स्पिरिचुअल सिस्टम में जाते हैं, आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा होगा, मैंने सिर्फ सुना ही है। जितने भी पहले योगिक थे, और आज भी लगा लो जो ज़्यादा योगा करते हैं, उससे पहले हाँ एक बात है, नॉर्मली स्पिरिचुअल सिस्टम में हम ये मानते हैं या बोलते भी हैं कि भाई गिनती के सांस मिले हैं। तो गिनती के सांस का मतलब कि हमारी सबकी लाइफ डिटरमाइंड है कि कितने जिंदगी जीनी है। अगर हम उसको साइंस के साथ जोड़ते हैं कि गिनती के सांस मिले हैं, ये सांस अपने को किस लिए चाहिए होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन देने के लिए। और वो ऑक्सीजन क्यों चाहिए, कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको ऑक्सीजन देने के लिए। उनको ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जाएगी, वो ऑक्सीजन देने के लिए। तो अगर हम अपनी जैसे जो भी ब्रीदिंग रेट है, मान लो 1 मिनट में हम जितने भी सांस लेते हैं, वो सांस हम ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर हम इस कैपेसिटी को इंक्रीज कर लें तो अपनी ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगी। 1 मिनट में मान लो हमने 20 सांस लेने हैं,
और अपने योगा से हमने ये सारी चीज़ें इंक्रीज कर ली, अपनी टोटल लंग कैपेसिटी हमने इंक्रीज कर ली। अब ये अब मान लो इस पे आते हैं हम, रेजिडुअल वॉल्यूम पे आते हैं। अब रेजिडुअल वॉल्यूम मान लो यहाँ से 1200 ml है, ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा, इस 1200 ml में से ऑक्सीजन जाती रहेगी ब्लड में और CO2 आती रहेगी। इस 1200 ml को बढ़ा के हमने अपनी योगा से इसको कर दिया 2000 ml, तो फिर हमें जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे इतनी ऑक्सीजन पहले से है। तो योगा करके हम अपनी टोटल लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, और इस लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने से हम अपनी रेस्पिरेटरी रेट कम करते हैं। तो अपने जो गिनती के सांस, मान लो भाई 20 लाख सांस किसी को हो गए कि भाई आपने इतनी जिंदगी जीनी है कि 20 लाख सांस लेते हैं आप। अब वो 20 लाख सांस मान लो हमने 10 साल में लेने थे, और ये सब चीजें करके हमने वो 20 लाख सांस 15 साल में लिए, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट कम कर ली। तो जो पहले के जो इतने योगा करने वाले थे, वो अपने ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करते थे, अपनी सांसों की रेट को कम करते थे, और उस वजह से उनकी ये मानते थे कि उनकी लाइफ इंक्रीज हो जाती थी, 100 200 200 300 साल जीते थे, क्योंकि उनके जो गिनती के सांस थे वो उतने टाइम में बढ़ा लेते थे अपने। अब उसको अगर साइंस के साथ जोड़ते हैं तो उसका ये निकलता है कि ये कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि उनको जल्दी से दूसरा सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बॉडी की पूरी ऑक्सीजन की जो नीड थी वो चलती रहती थी। जैसे मान लो आपकी फैमिली में 10 किलो आटा लगता है, 10 किलो आटा खत्म होते ही आप दूसरा आटा का बैग लेके आते हैं। अब खत्म होते ही आपने लाना पड़ा, फिर आपने मान लो 5 बैग इकट्ठे ले आए, तो फिर आप वो 5 बैग खत्म होने के बाद जाएंगे बाहर, तो बाहर जाने की आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी, रेट थी, वो कम हो गई। अब मान लो आपने खूब सारा आटा रख लिया, जब ये खत्म होगा फिर जाएंगे बाहर। तो ऐसे ही यहाँ की जब ऑक्सीजन कम पड़ने लगेगी तो वो दूसरी सांस लेंगे, फिर ऑक्सीजन कम पड़ने लगेगी तो फिर अगली सांस लेंगे। तो ऐसे करके रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज किया जा सकता है, और उस रेस्पिरेटरी डिक्रीज रेट को डिक्रीज करने से लाइफ स्पेन को इंक्रीज कर सकते हैं। ये योगा और स्पिरिचुअल सिस्टम का जो साइंटिफिक कोरिलेशन बनता है। कैसे इंक्रीज होती है ये अपनी अगली स्लाइड्स में आएगा कि कैसे कैसे हम बॉडी के सिस्टम में कहाँ, मतलब कौन कौन सी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है योगा का। अब वो कैसे इंक्रीज होती है अगली स्लाइड में, अब सारा यही आना है। अब देखिए ये रेस्पिरेटरी साउंड्स हैं, उनको देख लीजिए जो इसको समझना चाहते हैं। तो अपने अगर रेस्पिरेशन का ध्यान हो तो एक था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर आगे चल के उसका ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन CO2 का, O2 का, और इंटरनल रेस्पिरेशन, अगर वो स्टेप्स ध्यान हो तो ये है अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एल्वियोलाई से वो सब ऐसे ये मूवमेंट चलता रहता है। पल्मोनरी जो ब्लड सप्लाई गई और एल्वियोलस में जो ऑक्सीजन है, CO2 है, उसका आपस में जो डिफ्यूजन है। ये डिफ्यूजन क्यों होता है? पैसिव डिफ्यूजन है, मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। और पैसिव कब होता है? इधर, और इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा से कम की तरफ चली जाती है। जब ये ब्लड आ रहा है तो इसमें CO2 ज्यादा है, और इधर अपने लंग्स में CO2 कम होती है, तो कम की तरफ चला जाता है। जैसे पानी अगर किसी जगह ज्यादा है और अगर ढलान जहाँ पे है तो उधर पानी जाएगा। तो अब ये समझ लीजिए कि जिस तरफ लेवल कम है तो उस तरफ ढलान है, तो ऑक्सीजन कम की तरफ चली गई और ऐसे CO2 कम की तरफ चली गई, और ऐसे चेंज हो गया, इनका एक्सचेंज हो गया। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हम बाहर से एयर लेते हैं, ये कैसे चेंज होता है? बाहर से एयर ली, वो उसका सब, ये अगर थोड़ा सा साइंस का सिस्टम देखिए कि भाई ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन RBC में है, और ये करके ऐसे अपना यहाँ से ये एल्वियोलाई लंग का पार्ट है, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, और ये CO2 ऐसे ट्रेवल करती है। CO2 वाटर का जो
फॉर्मूला आपने सुना होगा H2O। H2O और CO2 मिलके H2CO3 बन जाते हैं और वो ब्लड में ट्रेवल करते हैं। H2CO3 जब यहाँ इसके पास आया वो फर्दर CO2 और H2O में टूट गया और CO2 एल्वियोलाई में चली गई। तो ऐसे ऐसे ये सब चलता रहता है। CO2 इसमें चली गई और यहाँ से O2 इसने ले लिया। तो ये वही गैस ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन, जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनके साथ जो गैसियस एक्सचेंज है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू व्हाट अकर्स इन लंग्स। लंग्स में क्या था, ऑक्सीजन ले रहे थे, CO2 दे रहे थे। यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन में बिल्कुल उल्टा होता है, O2 देते हैं और CO2 लेते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन कौन सी थी, जब ब्लड O2 लेके, ये ऑक्सीजन लिया इसने, ये लेके आगे जाएगा, आगे जाके सेल्स को अपनी O2 दे देगा और CO2 ले लेगा। तो ये एरो चेंज हो जाएंगे, O2 देगा उसको और CO2 लेगा। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में जो चेंज है, एक्सचेंज है, वो बिल्कुल अपोजिट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का। एक्सटर्नल में हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। इंटरनल में O2 छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। ये देखो एरो चेंज हो गया। हाँ, कैपिलरीज में जब हर सेल के पास ब्लड जाएगा तो वो ब्लड O2 देने के लिए जा रहा है और यहां से उसने O2 ले ली। तो ये है देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ये है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल में उसने O2 ले ली लंग से, O2 लेके आगे गया और उसने सेल्स को O2 दे दी। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन, ये एक्सटर्नल। देखो दोनों के एरो चेंज हो गए, अपोजिट हैं दोनों। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बोल रहा कोई। नहीं, ना 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 ना, सब मिक्स कर दिया आपने। देखो ये पल्मोनरी ब्लड है। पल्मोनरी, देखो दो टाइप की सर्कुलेशन बताई थी। एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन देने के लिए जा रही है, वो ये वाली सर्कुलेशन है। अब ऑक्सीजन देने के लिए कब जाएगी, जब उसके पास खुद के पास ऑक्सीजन होगी। खुद के पास ऑक्सीजन लेने के लिए पहले यहाँ पे आता है ब्लड। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब ब्लड की वो सर्कुलेशन जो हार्ट से ब्लड निकला, लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आ गया। ये देखो, ये जो ऊपर का सर्कुलेशन है, ये यहां से चल के यहां से जाके वापस हार्ट तक आना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फाइन। ये हार्ट से निकला, लंग्स में गया, ऑक्सीजन ली, वापस हार्ट में आ गया। तो ये जो सर्कल पूरा हुआ, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लंग्स में से ऑक्सीजन लेके आ गया, फिर ये आयोर्टा से निकलता है, ये ऊपर के चैम्बर से अंदर आता है, फिर यहाँ से वो बाइकस्पिड वाल्व से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से आयोर्टा में बाहर निकला और ये बॉडी में गया। ये ऑक्सीजन देने के लिए जा रहा है। आयोर्टा से आगे फर्दर छोटी आर्टरीज, फिर आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज, जो फाइन नेटवर्क कैपिलरीज का बनता है। ये मान लो कैपिलरीज का नेटवर्क है। इसने अपनी ऑक्सीजन दे दी टिश्यूज को और सेल्स को, ऑक्सीजन दे दी और यहाँ से CO2 ले ली। CO2 लेके फिर ये वेन्यूल्स में आता है, वो कैपिलरीज नहीं है। कैपिलरीज थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्ट, मतलब जो ये आर्टरी, आयोर्टा, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स और फिर कैपिलरीज। सबसे पहले था आयोर्टा, उसके फिर फर्दर आर्टरीज में डिवाइड हो गया, आर्टरीज से आर्टीरियोल में डिवाइड हो गया, आर्टीरियोल से कैपिलरीज में। तो ये थी कैपिलरीज। कैपिलरीज ने ऑक्सीजन दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब ये जो ब्लड आया यहाँ जो देने के बाद, ये आया वेन्यूल्स में। कैपिलरीज तक था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर डीऑक्सीजनेट होके वो वेन्यूल्स में आता है और वेन्यूल से आगे वेन्स में कलेक्ट होके इकट्ठा होता होता अपना
राइट साइड के ऊपर के चैम्बर में आ जाता है। ये जो नीचे का सर्कल है सारा, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन होगी, जो बॉडी के अंदर गया ऑक्सीजन देने के लिए वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो लंग्स में गया ऑक्सीजन लेने के लिए वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जोड़ें आप, तो ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन ले रहा है ये है इंटरनल रेस्पिरेशन, सॉरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ले, ये यहाँ गया, ये है इंटरनल रेस्पिरेशन। और बिल्कुल अपोजिट है रिएक्ट, इंटरनल में ऑक्सीजन देता है और CO2 लेता है, एक्सटर्नल में CO2 देता है और O2 लेता है। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये इंटरनल रेस्पिरेशन, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये दो सिस्टम आ गए, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट वाला सिस्टम, दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, लिम्फेटिक सिस्टम में यहां से चीजें निकल के लिम्फेटिक सिस्टम में जाती हैं, आरबीसी नहीं जाते, जो बाकी का प्लेटलेट्स नहीं जाते, प्लाज्मा और WBC जाते हैं। तो यहाँ से निकल के प्लाज्मा और WBC लिम्फेटिक सिस्टम में घुस गए, लिम्फेटिक सिस्टम में घुस के वो सारा अपना काम करते रहे करते रहे करते रहे, वापस घूम के, वो इसके साथ कनेक्ट नहीं है, वापस ये करते रहे और वापस घूम के वो लिम्फेटिक सिस्टम का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे आके मिक्स हो गया। तो आप ये समझिए, हाँ हाँ हाँ, वो इस वाले सिस्टम से अलग होता, यहाँ से स्टार्टिंग का मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ से, वो इस वाले सिस्टम से कहीं से भी अलग होता रहेगा। कुछ यहाँ से निकल गया, कुछ यहाँ से निकल गया, वो लिम्फेटिक डक्ट है ना, उनमें डक्ट में हर जगह पे मिक्सिंग होती रहेगी। मान लो ये सपोज करो यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम है, सपोज करो कि जैसे ये बाईपास बना हुआ है, आप लोग KMP पे गए हैं बहुत सारे, कुछ लोग जो अपने बहादुरगढ़ से इधर आगे कुंडली से, कुंडली मानेसर पलवल का जो रोड बना हुआ है, देखा है किसी ने? यस सर। तो उस पे अलग अलग जगह पे एंट्रीज हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी उस रोड के ऊपर घुस जाएं, पर्टिकुलर साइट बना रखी हैं कि भाई आप जैसे यहाँ से बहादुरगढ़ के पास से घुसेंगे, आगे बादली के पास से घुसेंगे, आगे चल के फरूखनगर के पास से घुसेंगे, उससे आगे चल के थोड़ा दूसरी साइड से, ऐसे अलग अलग जगह से उसके अंदर घुस रोड के ऊपर चढ़ सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपका मन किया वहीं से चढ़ गए और वहीं से उतर गए। तो आप उस KMP को मान लीजिए लिम्फेटिक सिस्टम, और वो लिम्फेटिक सिस्टम, वो KMP ऐसे इसके साथ साथ चल रहा है। अब आप इस रोड पे चल रहे हैं, आपने यहां से मन किया कि इस रोड पे जाना है मुझे, अगर यहाँ एंट्री है तो आप इस रोड के ऊपर चढ़ गए, दूसरी एंट्री मान लो यहाँ पे है तो आप इस रोड के ऊपर चढ़ गए। जो ये एंट्री है ये लिम्फेटिक डक्ट हैं, आप उसमें ऐसे ऐसे कहीं से भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं जहां भी उसके डक्ट अवेलेबल है, जो एंट्री अवेलेबल है। तो लिम्फेटिक सिस्टम इसके साथ साथ चल रहा है, हर जगह जहां जहां डक्ट अवेलेबल हैं उनमें वो घुस जाएगा। यहाँ से भी घुस सकता है, यहाँ से भी घुस सकता है, यहाँ से भी घुस सकता है। और साथ में यहाँ पे जो सेल्स हैं, उन सेल्स का लिक्विड, उनका फ्लूइड भी उस लिम्फेटिक सिस्टम में घुसता है, लेकिन वो भी डक्ट पे ही घुसेगा। ऐसा नहीं कि जहां से मर्जी घुस गया, जहां भी उसको एंट्री अवेलेबल है उस एंट्री पे वो घुसता जाएगा। और ऐसे ऐसे वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में वो लिम्फ आगे चलता रहेगा। ये चल रहा है, आप यहाँ से घुस गए फिर आगे चल पड़े, फिर कोई दूसरा यहाँ से घुस गया वो आगे चल पड़ा, फिर यहाँ से घुस गए आगे चल पड़ा। ऐसे चलते चलते फिर वो अपना लिम्फ का सारा सिस्टम इसमें जाके मिक्स हो गया, इसमें मिक्स हो गया। जो भी उसमें WBC थे, प्लाज्मा था, जो भी डिफरेंट अदर फ्लूइड कंपोनेंट्स थे, वो सारे जाके इस ब्लड में फिर से मिल गए। यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से बाहर निकले थे और डीऑक्सीजनेटेड वाले में अंदर मिल गए, डीऑक्सीजनेटेड वाले में अंदर मिल के फिर वो इस सर्कुलेशन का पार्ट बन गए। यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे आया और फिर यहाँ से बाहर निकल गया सर्कुलेट, वो लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ से चल के अपना अदर अदर इन जगह से मिक्स होता रहेगा और इसके अंदर मिल जाएगा, वो लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। ये यहाँ से चल के अपनी ऑक्सीजन देने के लिए जो जाता है ये पल्मोनरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गई। ये यहाँ से जाके ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर जाता है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन,
और यहाँ से निकल के अलग अलग जगह से वो साथ साथ चल रहा है, वो लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो ये तीन। लिम्फेटिक वेसल का कोई पर्टिकुलर ओरिजिनेशन नहीं है कि वो यहाँ से होगी। लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक सिस्टम इस पूरे ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ट्रेवल करता है, बिल्कुल साथ साथ, यहीं से साथ साथ हो जाता है, यहाँ से साथ साथ हो गया। अब ये जो इसके साथ साथ, तो ये समझ लीजिए, मान लो बिल्कुल इसके बगल में, ये अगर एक ये रोड है तो इसके जो साथ में एक दूसरी रोड होती है ना, जैसे सेक्टर्स में मेन रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट छोड़ के दूसरी रोड चलती रहती है। वो जो ग्रीन बेल्ट है वो आप समझिए, ये रोड के साथ साथ ग्रीन बेल्ट बना दी इस पूरे के साथ साथ। वो जो ग्रीन बेल्ट है वो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है। अब उसमें डिफरेंस बस ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें से तो उस ग्रीन बेल्ट में एंट्री होती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड में उसका लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड के अंदर एंट्री होती है। यानी कि यहाँ से ब्लड एग्जिट करता है, ब्लड मतलब लिम्फ, जो डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, इस रेड वाले पोर्शन में से तो एग्जिट करते हैं और इस ब्लू वाले पोर्शन में एंट्री करते रहते हैं। तो है वो इसके बिल्कुल साथ साथ। मान लो यहाँ से निकला है ये आयोटा, तो आप ये मान लीजिए कि वो यहीं से इसके साथ साथ चलना शुरू हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, ऐसे साथ साथ चल रहा है। इसमें से चीज़ें डब्ल्यूबीसी और लिम्फ, ये प्लाज्मा, वो उसके अंदर मिक्स जाता रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम में, जा रहा है। अब यहाँ से उसके अंदर नहीं जाता है लिम्फेटिक सिस्टम से, लिम्फेटिक सिस्टम से इसके ब्लड के अंदर आता है, यहाँ से वो वापस आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? हम्म। ये जो ब्लड यहाँ गया, यहाँ से निकला, ये सारा ऐसे ही सेम ब्लड किडनी में भी जा रहा है। किडनी के अंदर भी ऐसे ही फिल्ट्रेशन का चैम्बर नजर आएगा जब हम उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। किडनी के अंदर बिल्कुल जैसे अपने इंटेस्टाइन बहुत पतली पतली ऐसे खूब सारे वो दे रखा होता है ना, कई किलोमीटर लंबी, ऐसे ही किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। उन ये ब्लड नेफ्रॉन में जाता है और नेफ्रॉन में इस ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो किडनी में छोड़ाता है, किडनी में छोड़ के आगे चल पड़ता है। तो इसकी फिल्ट्रेशन किडनी के थ्रू हो चलती रहती है। ये ब्लड सर्कुलेशन चल रही है जो, ये जिसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? बॉडी के हर पार्ट को ब्लड देना। अब बॉडी के हर पार्ट में किडनी भी आती है, तो किडनी में इस ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो हमने बाहर से उस ब्लड की फिल्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जिसको डायलिसिस बोलते हैं। तो वो सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किडनी के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। फाइन। लिम्फेटिक सिस्टम का, जैसे यहाँ से चीजें निकल रही हैं, लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ आके ब्लड में मिक्स हो गया सारा का सारा। मान लो लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ वेस्ट है, आप ये समझिए कि यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम इसके अंदर मिक्स हुआ, यहाँ इस ब्लड में, इस ब्लड में मिक्स हुआ, तो लिम्फेटिक सिस्टम में जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो सारा इस ब्लड में आ गया, वो हार्ट में आया, यहाँ से गया, यहाँ सब उस ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली। अब वेस्ट उसके अंदर साथ साथ ही चल रहा है, उस यहाँ से आया, यहाँ भी वेस्ट उसके साथ चल रहा है। अब यहाँ से निकला, अब यहाँ से ब्लड निकल के किडनी में गया, किडनी में फिल्ट्रेशन हो गई उसकी, तो वो जो वेस्ट था वो किडनी में चला गया, और किडनी से वो जो ब्लड प्यूरिफाई होके आया वो आगे जाके वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा और प्यूरिफाइड भी होगा, क्योंकि वहाँ की जो किडनी की सेल्स हैं उसने उन्होंने ऑक्सीजन ले ली होगी उसकी, और न्यूट्रिएंट्स भी ले लिए, और वो वेस्ट मटेरियल भी ले लिया जो उसने बाहर फेंकना था। उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड फिर इकट्ठा हो गए, आगे चलता गया। वो डीऑक्सीजनेटेड, किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड आया वो साफ था, उसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल थे वो किडनी ने बाहर फेंक दिए।
और जरूरी नहीं कि 100% फेंक देगा, उसमें भी फिर से कुछ रहेगा। फिर ऐसे ही लिम्फ के अंदर फिर से कुछ वेस्ट मटेरियल था, वो भी आ गया, किडनी से जो वेस्ट मटेरियल बचा वो भी आ गया, आगे चलता रहेगा। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो किडनी में उसकी फिल्ट्रेशन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, 24 आवर वो चलता रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम 24 आवर इसके साथ साथ चल रहा है, वो वेस्ट मटेरियल इसमें डालता रहेगा। ऐसे घूम फिर के फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, किडनी में जाएगा, वहां से फिल्ट्रेशन होकर ये चलता रहा। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे भाई मान लो कहीं पे टोल लगा है और लोग वहां से निकले तो सब ने सारा कुछ कर करा के उसके जो भी वेस्ट मटेरियल था वहां पे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हर जगह पे चलता रहेगा। ऐसा तो सिर्फ यहीं पे है कि यहाँ पे वो ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 छोड़ देगा, ये एक साइट है। बट किडनी में जो साइट है ब्लड की फिल्ट्रेशन, वो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ब्लड किडनी में होके जाएगा। किडनी एक पार्ट है, उसमें ब्लड की फिल्ट्रेशन होती रहेगी और ऐसे चलता रहेगा, ब्लड की फिल्ट्रेशन चलती रहेगी, आगे चलता रहेगा। ब्लड में फिल्ट्रेशन के बाद भी उसमें वेस्ट मटेरियल बचे रहेंगे। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड है ये ब्लड, इसमें वेस्ट मटेरियल इकट्ठे होते रहेंगे, आगे चलेगा, ऑक्सीजन ली, फिर दोबारा से फिर किडनी में गया, वहाँ फिल्ट्रेशन हुई। तो ये सब ऐसे साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। किडनी में भी जा रहा है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में भी घुस रहा है, वहाँ से किडनी से भी और लिम्फेटिक सिस्टम से इकट्ठा होकर फिर यहाँ आ रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। स्प्लीन अपना काम करता रहेगा, वो तो एक पर्टिकुलर जगह पे एक ऑर्गन है, उसने कुछ चीजें रिजर्व रखनी है, कुछ वेस्ट कलेक्ट करना है, कुछ अपनी तरफ से देना है, तो वो अपना काम करता रहेगा। तो ये सारा ये साइट है अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। ये पूरे बॉडी में जहां जहां ये चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां जहां जाएगा वो इंटरनल रेस्पिरेशन है, और वो दोनों अपोजिट डिफ्यूजन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजन देगा और CO2 ले लेगा, CO2 लेके यहाँ पे CO2 छोड़ देगा और ऑक्सीजन ले लेगा, ये सब चलता रहेगा। अब मेन बात ये थी कि अगर हम अपना यहाँ पे उस ऑक्सीजन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर लेंगे तो रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज की जा सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए, मेन फंक्शन बात ये है। अब वो कैसे आगे देखते हैं कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। ये है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि भाई अपनी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है वो अपना नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है। तो ब्रेन में इसके लिए भी सेंटर्स हैं कि हमने सांस कितनी जल्दी जल्दी लेनी है और कितनी देर से छोड़नी है। उसके लिए ब्रेन के सेंटर्स हैं, एक पोन्स, PONS पोन्स, और एक है मेडुला। इन दो जगह पे इनके सेंटर्स हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स is transmitted to the brain by the phrenic and intercostal nerves। अब यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी मसल्स की जो एक्टिविटी है वो इन नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाती है। अगर हम योगा करके इन मसल्स को स्ट्रोंग कर लेते हैं, मान लो जैसे एक बैलून है, आप उसमें हवा भरते हैं, वो फट गया, फिर दूसरा बैलून लिया, उसका जो मटेरियल है वो ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसमें ज़्यादा हवा भर पाएंगे। भले ही बैलून का साइज सेम हो, लेकिन बैलून की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसके अंदर हवा कितनी भरनी है। तो वो बैलून का जो साइज है, जो बैलून है, वो मान लीजिए आपके लंग्स हैं। और अब ये जो मसल्स हैं, ये इनकी क्वालिटी यानी कि इनके अंदर इलास्टिसिटी कितनी है, कितना ज़्यादा फैल सकती हैं, कितनी स्ट्रोंग हैं, तो वो डिपेंड करती है आपकी ब्रेन को मैसेज देने में, उसकी जो एक्टिविटी। तो इस रेस्पिरेटरी मसल्स को हम योगा से इसकी इलास्टिसिटी को, इसकी स्ट्रेंथ को, इसकी वर्किंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा था ना पहले कि कैसे कर सकते हैं, उसका एक आंसर तो ये है। तो न्यूरल सेंटर्स दैट कंट्रोल रेट एंड डेप्थ आर लोकेटेड इन मेडुला। मेडुला में न्यूरल सेंटर्स हैं जो रेट को कंट्रोल करते हैं और डेप्थ को, यानी कि कितनी जल्दी लेना है और कितना ज़्यादा लेना है। डेप्थ मतलब गहरा सांस, और ये नंबर।
पोन्स अपीयर्स टू स्मूथ आउट रेस्पिरेटरी रेट, वो उसको स्मूथ आउट करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 से 15 पर मिनट। अब हमने इस मसल्स में क्वालिटी डाल दी, फिर इसने मैसेज इन मेडुला और पोन्स को उसके अकॉर्डिंग मैसेज देगा, तो ब्रेन उसके अकॉर्डिंग ही अपने इस रेट को मैनेज कर सकता है, कम कर देता है। अगर मान लो यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैसेज जल्दी जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे अपने को बुखार हो जाता है या हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस टाइम अपनी इन सेंटर्स को, मेडुला और पोन्स को मैसेज मिलता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है। ये उसका डायग्राम है, ये सेंटर्स हैं, ये पोन्स, ये मेडुला, ये हैं ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स, यहाँ पे ये सेंटर्स हैं। अब ये जो सेंटर्स हैं, यहाँ पे नर्व आई, दो नर्व के नाम बोले थे ना, एक इंटरकोस्टल नर्व, एक फ्रेनिक नर्व। तो यहाँ पे नर्व है, यहाँ पे नर्व है। ये नर्व्स यहाँ पे जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैसेज देती हैं। उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो मैसेज इनको मिला, तो ये आगे मैसेज देते हैं कि रेट हमने इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। एक तो ये हुआ, साथ में यहाँ से मैसेज मिलता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कम है कि ज़्यादा है। देखो, CO2 इंक्रीजेज इन ब्लड, तो एक्स डायरेक्टली, जो CO2 अगर ब्लड में इंक्रीज होती है तो वो डायरेक्टली इसको मैसेज देती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ भाई। फिर नर्व इम्पल्स फ्रॉम O2 सेंसर, यानी कि ऑक्सीजन के सेंसर लगे हुए हैं अपने पास। आपने शायद देखा नहीं होगा, हमारे डिपार्टमेंट में भी है, डिफरेंट एक वो होता है, चैम्बर होता है जिसमें हम काम करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने करके, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन 1% पे करने हैं, कुछ 10% ऑक्सीजन पे करने हैं, ऐसे। तो उसमें एक सेंसर लगा होता है, वो ये बताता रहता है कि इस एनवायरनमेंट में, इस चैम्बर में ऑक्सीजन कितनी है, 1% है, 2% है। ऐसे ही ये सेम सेंसर हमारे यहाँ पे हार्ट में लगे होते हैं, सेंसर इन आयोटिक आर्क, आयोटा में सेंसर लगा है। वो सेंसर सेंस करके बताता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है। अगर ऑक्सीजन कम है तो वो सेंसर इस नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज देता है यहाँ पे कि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन की वो बढ़ाओ। तो जैसे अपने पास मान लो किसी चीज की का लेवल कम है तो हम फोन करके कहते हैं कि भाई इस माल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है और कम पड़ रहा है, इसकी सप्लाई बढ़ाओ। तो ये इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए यहाँ मैसेज देता है, और इन मसल्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन नर्व्स से यहाँ पे मैसेज जाता है। तो ये मसल्स को अगर हम स्ट्रोंग कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी तो ये ऑक्सीजन सेंसर भी मैसेज नहीं देगा ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। ऑक्सीजन पूरे अमाउंट में है तो जो अपना ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की ओवरऑल जो मेटाबॉलिक नीड है वो थोड़ी सी कम होगी। आप बिल्कुल आराम से बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, उस ध्यान में आपकी इन मसल्स के लेवल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इन नर्व्स के थ्रू मैसेज नहीं जाएगा। और जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ध्यान लगा रहे हैं तो बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनकी फंक्शनिंग कम होगी। उनकी फंक्शनिंग कम होने से CO2 का लेवल कम रहेगा, क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है कि CO2 ब्लड में आना और ऑक्सीजन उन टिश्यू को जाना, तो O2 ब्लड में कम आएगा। और हमारे इन सब की वजह से, और हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी थी, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा था, उस रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से लंग्स में भरपूर अमाउंट में ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन इसको मिलती रहेगी। तो ऑक्सीजन सेंसर भी ये नहीं कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इंटरनल रेस्पिरेशन भी कम रहेगा तो CO2 का लेवल कम होगा, और इधर से इन मसल्स की स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दी तो इन नर्व्स के थ्रू भी ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाओ। तो इन सभी तरीकों से हम रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज कर सकते हैं, और ये योगा से होता है। अब आपने क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी आंसर बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब क्लियर हुआ कि कैसे योगा से हम ये चीज इंक्रीज कर सकते हैं।
हाँ जी। और ये जो मसल्स हैं, इनकी मूवमेंट इन नर्व्स के थ्रू मैसेज देती हैं, यानी कि 3 तो नर्व हो गई, ऑक्सीजन सेंसर और ये 2 मसल्स के ऊपर जो नर्व हैं, तो CO2 डायरेक्ट अफेक्ट करती है। तो हम इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो इनका मैसेज कम जाएगा। यहाँ पे अगर लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज की, टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं योगा से, उस लंग कैपेसिटी से हमारा जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ। उस रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो लंग्स में ऑक्सीजन की स्टोर्ड है, ऑक्सीजन का जो स्टोर है वो ज़्यादा देर तक काम करेगा, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी, तो ये ऑक्सीजन का मिलती रहेगी, तो ऑक्सीजन सेंसर अपना मैसेज नहीं देगा। जब हम मतलब अपनी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं ध्यान से, प्राणायाम से, तो उस बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना और उनका न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट। आप आराम से बैठे हैं तो भूख कम लग रही है, ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा खाएं। तो ऐसे ही सेल्स हैं, अगर एक्टिविटी कम कर रही हैं तो जब कम खाएंगी तो CO2 भी कम देंगी, तो ऐसे उस CO2 कम रहेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा है तो ऑक्सीजन मिलती जा रही है, ऑक्सीजन सेंसर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो मैसेज नहीं देगा। यहाँ पे मसल्स का स्ट्रेचिंग ज़्यादा है, मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये भी अपना मैसेज कम देंगी। तो इन सभी तरीकों से हम रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज कर सकते हैं, जो पहले के योगाचार्य करते थे। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को कंट्रोल करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स जैसे अपने को बुखार होता है, टेम्परेचर बढ़ा, एक्सरसाइज, टॉकिंग, कफिंग या डिफरेंट जो इस तरह के फिजिकल फैक्टर्स हैं। एक कॉन्शियस कंट्रोल, आप खुद से सोच के आप ऐसे कर लेते हैं, वैसे वो सांस रोक रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं। हैं जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है सर। हाँ, यहाँ से सर आपके दूसरे वाले पे क्लिक करो। अब शो हो रही है स्क्रीन? यस सर, हो रही है तब से। ओके ओके। तो फिजिकल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ये हैं, ये हमारा अपना कॉन्शियस कंट्रोल से भी हम उसको अफेक्ट कर सकते हैं, और इमोशनल फैक्टर्स, आप इमोशनल होते हैं तो आपका हार्ट रेट, ओ सॉरी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। ये केमिकल फैक्टर्स, कार्बन और ऑक्सीजन, अभी हमने पिछले स्लाइड में जैसे बताया था, ऑक्सीजन का लेवल ऑक्सीजन सेंसर के अपना डायरेक्ट मैसेज उधर देते हैं, उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी रेट और उसकी डेप्थ अफेक्ट होती हैं। केमिकल फैक्टर्स में यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का बता दिया था, और यहाँ पे ऑक्सीजन का बता दिया कि ऑक्सीजन कैसे अपना ऑक्सीजन सेंसर के थ्रू काम करता है। ये डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, उनको देख लीजिएगा। एक तो ये है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें ये एल्वुलाई में से चेंजेस आ जाते हैं, ये हेल्दी एल्वुलाई है और ये उसका COPD पेशेंट का एल्वुलाई है। तो कैसे चेंजेस आते हैं, उसका थिक हो जाता है, ब्रोंक्योल्स नैरो हो जाते हैं, उसके वॉल में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो आप ये सब चीज़ें देख के समझ जाते हैं भाई ये हेल्दी है और ये COPD का पेशेंट है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सब वही है। स्मोकिंग मेन फैक्टर है, आप उनको देख लीजिए जो भी इनको डेप्थ में पढ़ना चाहता है। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन मैंने बोला था, और ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन।
तो ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लामेशन से आगे वो सब क्या होगा, म्यूकस ज़्यादा बनेगा, तो आगे एयर नहीं ठीक से मतलब अपना गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, वेंटिलेशन ठीक से नहीं होगा, और लंग्स के इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, न्यूमोनिया में होता है जैसे। ये कैसे कैसे होता है, मतलब एक ब्रोंकियल इरिटेशन और इन्फ्लामेशन, ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू इन लंग्स, लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, और उसके थ्रू ऐसे ऐसे करके रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है। तो योगा से हम इस इलास्टिसिटी को कम कर सकते हैं, और इम्यून सिस्टम भी अपना स्ट्रॉन्ग होगा, उससे इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी, और उस वॉल्स की जो रिजिडिटी है या वॉल्स के अंदर जो डिपोजिशन है, म्यूकस सिक्रेशन जो ज़्यादा हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रही है, वो सब योगा से कम हो जाता है। तो ऐसे करके हम रेस्पिरेटरी फेल्यूर को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब योगा के जब इफेक्ट लिखने होंगे तो आप इन सब चीज़ों पर डाल सकते हैं। हाइपोक्सिया, जब हम जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जहाँ पे जैसे पहाड़ों में ज़्यादा ऊपर जाएं, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो वो ऑक्सीजन का लेवल अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कैसे इफेक्ट डालता है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। मतलब वो सब उसको रेस्पिरेटरी रेट को और हार्ट रेट को कैसे कैसे इंक्रीज करता है ब्रेन से मैसेज दे के। लंग कैंसर, उसके बारे में डाल सकते हैं थोड़ा सा। अस्थमा, क्रोनिक इन्फ्लेम्ड हाइपरसेंसिटिव ब्रोंकियोल पैसेज, ये मतलब अपना ब्रोंकियोल है। अस्थमा के केस में ये जो मसल्स हैं ये ज़्यादा बन जाती हैं, इंक्रीज एयरवे स्मूथ मसल, ये मसल ज़्यादा होगी। ये मसल ज़्यादा होने से यहाँ जो एयर जिसके अंदर जा रही थी, यहाँ इतना ज़्यादा था पैसेज, ये पैसेज नैरो होता जाता है, ये छोटा हो जाता है। और एक जो कहते हैं ना अस्थमेटिक अटैक, जैसे ही बाहर से कुछ इरिटेंट आया, मतलब इनको जैसे ज़्यादा फोग से हो जाता है। बहुत लोगों को जब अपने गेहूं की कटाई होती है तो उस टाइम एयर में वो सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से ऐसे किसी भी वजह से जो इरिटेशन हुआ, उस इरिटेशन से ये मसल का ऐसे फैल जाती है, उसके फैलने से अपना सांस लेने का जो एयर पैसेज था वो सिकुड़ जाता है। ये एजिंग इफेक्ट, इलास्टिसिटी ऑफ लंग डिक्रीजेज, एज के साथ लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होती है। अगर हम लंग्स में उस हिसाब से अपना उसको यूटिलाइज करते रहेंगे डिफरेंट योगा और फिजिकल एक्टिविटीज से, तो इस इलास्टिसिटी को जो कम हो रही थी एज के साथ, उस कम होने को हम रोक सकते हैं। जब इलास्टिसिटी को कम होने से रोकेंगे तो इसको पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है, तो डिफरेंट हम योगा और फिजिकल एक्टिविटीज से इस वाइटल कैपेसिटी को मैनेज करके रख सकते हैं, इवन की वाइटल कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो उससे भी पॉजिटिव, उसका योगा का पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेज, अगर हम वाइटल कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो वो जो गैसियस एक्सचेंज है वो मतलब होता रहेगा, और जो ऑक्सीजन लेवल जो डिक्रीज होता है ब्लड में वो कम नहीं होगा, कंटिन्यूसली उसका डिफ्यूजन चलता रहेगा। स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, स्टिमुलेट मतलब उसको उकसाना, जो ब्रेन में जाके डायरेक्ट जो उकसाने का काम करता था CO2 की रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने के लिए, तो वो जो इफेक्ट डिक्रीज होता है, तो इस इफेक्ट को भी हम कम कर सकते हैं योगा से। मोर रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ऑब्वियसली जब योगा करेंगे तो इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सारे ये मिलके काम करेंगे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो जो एज की वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं, इन सबको मिनिमाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ योगा एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज। ये रेस्पिरेटरी रेट है कैसे कैसे चेंज होता है, न्यू बॉर्न में इतना होता है, फिर और घट जाता है, इसमें और एडल्ट में और थोड़ा कम हो जाता है, आगे जाके थोड़ा सा बढ़ जाता है लेट एज में। इसके अलावा एक स्लाइड और है, बस वो दिखाता हूँ आपको।
ये देख लीजिए, proposed relationship among dyspnea benefits of yoga and outcome of participation in yoga program। ये सब जो proposed benefits of yoga training, योगा की वजह से ये सब चीजें चेंज होती हैं। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, देखो साफ साफ लिखा है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है वो साइंटिफिक चीजें मैंने आपको अपने स्लाइड्स में बताई थी। एयरवे रेजिस्टेंस, जो एयर आगे मूव कर रही है अपने एल्वियोलाई में या कंडक्टिंग सिस्टम में, उसका जो डायमीटर है वो खुला रहेगा, वो पैसेज खुला रहेगा, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ, तो रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ऑटोनोमिक अराउजल, ऑटोनोमिक अराउजल वही जो ऑक्सीजन सेंसर के थ्रू और डिफरेंट उसके जो हमारी जो ये रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनके थ्रू जो मैसेज जाता है वो 3 मसल्स के थ्रू, वो ऑटोनोमिक अराउजल कम होता है। ये अराउजल कम होगा तो रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर डिक्रीज हार्ट रेट, उस हिसाब से हार्ट रेट भी डिक्रीज होता है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक सब डिक्रीज होंगे। कॉन्फिडेंस इन कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मसल स्ट्रेंथ, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ये इंक्रीज होंगे। और ओवरऑल मिला के ये सब चीजें, डिस्पनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट रेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये मतलब ये सब चीजें डिक्रीज होंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी, फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो ये सब अपने साइंटिफिक कोरिलेशन आपको मैंने बता दिया, और आपके जो उसका स्पिरिचुअल सिस्टम के साथ कैसे इसका रिलेशन बनता है वो आप बता दिया। तो आप योगा के साथ अपने इस सब चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। फाइन। यस सर। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स तो बहुत कम बचे हैं, पहले ही छोड़ गए सब। समझ नहीं आ रहा होता इसलिए छोड़ते हैं कि बोरिंग लगता है इसलिए छोड़ते हैं? नहीं सर, आता है तो पता नहीं। क्या ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन? ओके सर। नो सर। चलो ठीक है।